गांधी पहुंच चुके हैं। यूपी प्रशासन ने इन्हें मिलने के लिए परमिशन दी थी। तमाम दर्शकों को बता दें, राहुल प्रियंका के साथ अन्य नेता भी इस वक्त मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आप हाथरस से देख पा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका काफिला भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में गांव में दाखिल हुआ और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं हाथरस गांव की, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। यूपी प्रशासन ने आपको बता दें, इनसे मिलने के लिए इजाजत दी थी और इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो काफिला है वो पहुंचा हुआ है हाथरस में। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप हाथरस से देख पा रहे हैं एएनबी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त हाथरस गांव में मौजूद हैं और पीड़ित के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, यूपी प्रशासन ने इन्हें मिलने के लिए परमिशन दी थी। राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी और साथ ही साथ अन्य नेता जो हैं वे भी इस वक्त उनके साथ में मौजूद हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात होनी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हाथरस गांव की, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद हैं। हाथरस के गांव में जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी खुद इस वक्त पीड़िता के परिवार के बीच में पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी और उनके साथ में प्रियंका गांधी हाथरस गांव में पहुंचे हुए हैं। तो हाथरस कांड पर जिस तरह से सियासत जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है इस पे पहुंच चुके हैं और परिवार से उनकी बातचीत जो है वो बंद कमरे में हो रही है। ये सीधी तस्वीरें हाथरस गांव की आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी भी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त ये खबरें मिल पा रही है कि परिवार से राहुल गांधी की बातचीत जो है वो चल रही है। एक बंद कमरे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पीड़ित परिवार की बातचीत जो है वो लगातार जारी है। तो राहुल प्रियंका के साथ में अन्य नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। न्याय आखिर कब तक मिलेगा, इंसाफ आखिर कब तक मिलेगा, ये पूरा देश सवाल कर रहा है। यह आवाज बुलंद हो रही है, यह आवाज गूंज रही है कि आखिर कब तक पीड़िता को न्याय मिलेगा। और उसी कड़ी में बंद कमरे में परिवार से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी। परिवार से प्रियंका गांधी भी इस वक्त मिल रही हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस गांव पहुंचे हुए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इनके साथ में मौजूद हैं प्रियंका गांधी। तो बाइक नहीं है तो जाना और 3 किलोमीटर पैदल भगवाया आप लोगों ने। ध्यान रखिएगा। हम दिल्ली से और सुबह से नोएडा से वहाँ से चीज करते हैं, राइट दे रहा है, हमारा आना बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड के बाद विपक्ष ने घेराबंदी जो है वो तेज करती है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने कहा कि मोदी और योगी के शह पर देश में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। दलितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी तो चुकाएंगे। तो साथ ही सूर्यकांत ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। देश में मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां गरीब लोगों पे और विशेष तौर पे दलित लोगों पे जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई
वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी, और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया, तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो, और पुलिस का एडीजी कह रहा। वहीं पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी की अगुवाई में नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बस अड्डे से संगम स्थल तक जुलूस निकाला, जिसमें प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। संगम स्थल पर तीर्थ पुरोहितों की तरफ से कई मुद्दों को लेकर 11 दिन से शुरू किए गए धरने का उन्होंने समर्थन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री गंगा जल लेकर 1 दिवसीय उपवास की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित के परंपरागत हकों का दमन किया गया तो कांग्रेस पूरे देश में इस मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड और बद्रीनाथ मास्टर प्लान को तत्काल वापस लिया जाएगा, तो वहीं सरकार चारों धाम की तीर्थ पुरोहितों की आजीविका खत्म करने पर तुली है। जो 2 अक्टूबर का दिन है, हमारे देश में पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, और हमारे जो उत्तराखंड आंदोलनकारी जो शहीद हुए 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे में, उनका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे दिवस पर हमने यहाँ पर कांग्रेस जनों ने, हमारी देवप्रयाग नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अन्य सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों ने यहाँ पर जो उपवास रखा है, उसका जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो वर्तमान त्रिवेंद्र सरकार ने जो देवस्थानम बोर्ड बनाया है, ये हमारे तीर्थ पुरोहितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दूसरा, जो बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान ये सरकार जबरन थोप रही है, उस मास्टर प्लान का कांग्रेस विरोध करती है। और तीसरा, जो देवप्रयाग संगम, जो हमारा देवप्रयाग नगर पंचायत है, देवप्रयाग क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र घोषित हमारे माननीय हरीश रावत जी ने उस समय उन्होंने घोषणा की थी और उस पर 2 करोड़ का बजट उस समय दिया था। यहाँ पर उस समय पूर्व चेयरमैन श्रीमती शुभांगी कोटियाल जी थी और उनके नेतृत्व में यहाँ पे विकास के काम हुए। इस समय जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं, उन्होंने भी प्रपोजल दिए, लेकिन कोटियाल जी के जो प्रपोजल दे रखे थे उनको सबको दरकिनार कर दिया गया। तो कांग्रेस इन 3 मुद्दों पर आज उपवास कर रही है और इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर जो हमारे धार्मिक भावनाओं को छेड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इन बातों को हम अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। सरकार की मंशा नहीं है। एनसीसी एकेडमी ये पौड़ी ले गए कोर्ट ने, फिर कहा कि नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। ऐसे ही कुंभ क्षेत्र घोषित है, बाकायदा गजट नोटिफाइड है, और इस कुंभ क्षेत्र को 2021 के कुंभ में इसको किनारे कर दिया गया है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज 2 अक्टूबर के दिन हम कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि अगर कुंभ क्षेत्र के बजट को पास नहीं किया, देवप्रयाग का मास्टर प्लान नहीं बनाया, तो हम राज्यपाल के बाहर बैठेंगे, राजभवन के बाहर बैठेंगे, और फिर भी नहीं करेंगे तो ये जो हमारा देवस्थानम बोर्ड, जो हमारा कुंभ क्षेत्र का मामला और जो हमारे हक हकूकों की बात, तीर्थ पुरोहितों की बात हो रही है, बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान का मामला है, इसको हम अखिल भारतीय स्तर पर ले जाएंगे और आंदोलन। वहीं देहरादून में वन पंचायत को लेकर सरकार लाभकारी घोषणा कर सकती है। उत्तराखंड राज्य में लगभग 12,000 वन पंचायतों की संख्या है। राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड राज्य वन पंचायतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वन पंचायत के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम सरकार कर रही है, जिसके लिए समीक्षा बैठक हो चुकी है। जल्द ही वन पंचायत के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य वन पंचायतों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में 12,000 के लगभग वन पंचायतें हैं और ये सभी वन पंचायतें राज्य के उन क्षेत्रों में हैं जहां सिविल फॉरेस्ट लगता है। तो राज्य में 2 तरीके का फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, सिविल फॉरेस्ट है।
तो जहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है और सिविल फॉरेस्ट है और जहाँ ग्रामीण लोग वनों पर आश्रित है, वहाँ वन पंचायतें बनाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा वन पंचायतों के समग्र विकास के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न योजना। वहीं उत्तराखंड के विकास नगर में स्थानीय निवासी दर्शन सिंह ढोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अहम जानकारी दी। दरअसल पूर्व में लघु सिंचाई विभाग से निर्मित 2 नहरों का निर्माण फिर से मनरेगा के तहत कराने का मामला सामने आया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत होने पर एडीओ पंचायत को जांच के आदेश दिए गए। शिकायतकर्ता भीम सिंह राणा ने बताया कि वर्ष 2014-15 में लघु सिंचाई विभाग ने ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 सिंचाई नहर का निर्माण कराया था। उनका आरोप है कि सरकारी धन को ठिकाने लगाने के लिए दोनों नहरों का निर्माण फिर से प्रधानपति और ग्राम विकास अधिकारी मोहन चौहान ने मनरेगा के तहत दर्शाया है। और कालसी विकास खंड में भ्रष्टाचार जगजाहिर है और मुझे लगता है कि जौनसार बावर में जितने पत्थर नहीं हैं उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं। हर साल हर कार्यकाल में नहर के ऊपर नहर चढ़ती है और खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा चढ़ता है। एक एक नहर 50 बार बन चुकी है और एक एक खड़ंजा भी 50 बार उस पर पत्थर के ऊपर पत्थर दिखाए जाते हैं और कहीं तो बनता ही नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि जहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं होता है, कागजों पर काम होता है और पूरी योजना कागजों में दिखाई जाती है और पूरा जो बजट है वो हड़प लिया जाता है उसमें। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डोईवाला में मोहकमपुर से लेकर लाल तप्पड़ तक 22 किलोमीटर 4 लाइन नेशनल हाईवे निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि निर्माण दायी कंपनी एरा के बाद अब एटलस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है।
जिसमें भानियावाला में बन रहा फ्लाईओवर भी शामिल है। लेकिन जिस धीमी गति से यह निर्माण कार्य किया जा रहा है, उससे राहगीरों और स्थानीय लोगों की जान पर बनी हुई है। हाईवे पर चल रही गाड़ियों के टायरों से उड़ने वाली धूल सीधा लोगों की दुकानों और घरों में घुस रही है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो चुका है। हाईवे में जगह जगह गड्ढे और उल्टी सीधी बैरिकेडिंग होने की वजह से राहगीरों को समझ नहीं आता कि उन्हें किस ओर जाना है, जिस वजह से राहगीरों को हर रोज हादसों का शिकार होना पड़ता है। आप ही देख रहे हैं, खुद ही देख लो, आप स्थिति देख लो, यहाँ पे कितने गड्ढे हो रखे, रोज यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। अच्छा, जो उधर से आ रहा है उसे ये नहीं पता था कि देहरादून गए थे, हमने कहाँ से जाना और कहाँ हमने भानेवाला जाना है, ये स्थिति है यहाँ पे। और धूल देख लो आप, कोई आदमी रोजगार करने को राजी नहीं यहाँ पे, धूल धक्कड़ हो रहा। इस तरीके से रोज अभी आप जरा 5-10 मिनट बाद देख लो आप, अब जैसे रोड खुलता है, कभी इधर से बंद कर देते हैं, कभी उधर से खोल देते हैं, भाई ये चल रहा बस एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा। आदमी दुविधा हो जा रही है, कहाँ से जाएं, कहाँ करें। जो लोकल है उन्हें भी पता नहीं लग रहा कि हमने भानेवाला जाना किस रोड से जाए। और जो हमारा ड्रेन का काम है उसमें हमको पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो सारा बिल्डअप एरिया है, सारा कचरा उसी के अंदर ड्रेन के अंदर में आता है। नहीं तो उससे पहले हो जाएगा, इसमें तो अक्टूबर हमारा टारगेट ये था, उससे पहले हम इसको ऐसा शेप में ला देंगे, किसी को हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने डेंटल कॉलेज के सामने हमारा जो हाईवे है, आप देखिए फर्स्ट क्लास हाईवे है, दोनों तरफ रनिंग करती हैं गाड़ियाँ और कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। सुस्त गति से हो रहा नेशनल हाईवे निर्माण कार्य इन दिनों स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। हाईवे से उड़ने वाली धूल सीधा लोगों के घरों तक पहुंच रही है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो चुका है। हाईवे में गड्ढे होने के कारण और टूटा फूटा होने के कारण हर रोज़ राहगीरों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कुंभ मेले से पहले दावा करने वाली निर्माणाधीन कंपनी जिस तरीके से बड़े बड़े दावे कर रही है कि कुंभ मेले से पहले यह निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिस सुस्त गति से यह निर्माण कार्य किया जा रहा है उससे तो साफ प्रतीत होता है कि 2021 में होने वाले कुंभ मेला तक या 2025 तक भी यह निर्माण कार्य पूरा हो पाना असंभव है। लोहियाला से ओमकार सिंह, ANV न्यूज़। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के मासिक मूल्यांकन के लिए नोडल अधिकारी नरेश कुमार आज धनोल्टी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मासिक मूल्यांकन कर निरीक्षण किया। उनके साथ परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टिहरी गढ़वाल भी मौजूद रहे। रुर्बन क्लस्टर के रूप में जो धनोल्टी चयनित हुआ है जनपद टिहरी गढ़वाल में, तो उसी के कार्यों का यहाँ पर फील्ड विजिट करने और क्या उसमें स्थिति है उसका रिव्यू करने के लिए बैठक यहाँ पर की गई है और कार्यों को देखने का भी यहाँ पर किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग जो कि नोडल इसमें विभाग है, तो ग्राम विकास के डायरेक्टरेट से हम लोग आए हैं और इस कार्य को देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट है और अभी पहले चरण का इसमें काम चल रहा है। तो भारत सरकार से दूसरी किस्त का इसमें प्रपोजल गया है जिले की तरफ से, तो जैसे ही इसमें आ जाएगी पैसा तो ये कंप्लीट आगे बढ़ेगा। तो आशा है कि इससे लोगों को काफ़ी फायदा। वहीं रुड़की के पूर्वावली गणेशपुर के कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी में मौजूद एक नर्सिंग होम के डॉक्टर पर आरोप लगाया कि कॉलोनी में नर्सिंग होम होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नर्सिंग होम के बाहर आने वाले मरीजों की गाड़ियों के खड़े होने से उन्हें आने जाने में दिक्कतें होती हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। हालांकि कॉलोनी वासियों ने पूरे मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट को अवगत कराया, तो वहीं इस पूरे मामले पर डॉक्टर का कहना है कि उनकी सभी गाड़ियां बिल्कुल सही ढंग से खड़ी होती है। पार्किंग की जहाँ तक बात है, अभी आप लोग भी आए होंगे, आपने देखा होगा कि पार्किंग बहुत तरीके से लगी हुई है। 2 मैंने चौकीदार लगाए हैं जिससे कि वो जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं वो करीने से खड़ी है। गाड़ी की जहाँ तक बात है, मरीज जो सीरियस होता है गाड़ी से आता है या एम्बुलेंस से आता है, वो एम्बुलेंस आएगी, यहाँ मरीज को देखा जाएगा पहले एम्बुलेंस के अंदर ही या गाड़ी के अंदर ही।
अगर वो ऐसा लगता है कि हमारे बस का मरीज है तब हम उसको अंदर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं हमारे बस का नहीं है या ये कोविड-19 का पेशेंट है तो वहीं से ही गाड़ी से कह देते हैं कि भैया आप बाहर जाओ। स्कूल है, इसमें लगभग 50 आवासीय मकान हैं और आवासीय मकान कॉलोनी में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसके संबंध में हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से शिकायत भी की है, रूलिंग दी है और वे यहाँ आई भी थे, मौके पर आए थे। इसके अलावा उन्होंने एक नया प्लॉट लिया है, उसमें उन्होंने जो है आरा मशीन लगा दी है, जो फर्नीचर बेचने का काम भी कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? साहब का इस गली में मकान है और ये डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी यहाँ गली में लगा देते हैं और परमानेंट एक गाड़ी इनकी यहीं पे खड़ी रहती है, जिससे हमें आने जाने में दिक्कत होती है। मैंने डॉक्टर साहब को कई बार बोला है कि डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करें, पर डॉक्टर साहब सुन के भी अनसुना कर देते हैं और आज तक इस गाड़ी की कोई व्यवस्था नहीं हुई और ये गाड़ी हमेशा। वहीं अधिवक्ता एसोसिएशन भगवानपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस दौरान एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक अभी कुछ दिनों पहले भगवानपुर तहसील में अधिवक्ता एसोसिएशन भगवानपुर का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें विजय हुए पदाधिकारियों की तरफ से एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य राव मुनफैत अली ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भगवानपुर विधायक ममता राकेश और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुबोध राकेश ने शिरकत की। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष संजीव कुमार वर्मा ने कहा कि वैसे तो भगवानपुर तहसील पिछले 6 वर्षों से कार्यरत है, लेकिन इस बार पहली बार चुनाव के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन हुआ। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ना और तहसील को स्थायी बिल्डिंग में शिफ्ट कराना हमारी प्रमुखता होगी। 6 वर्षों से चूँकि कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, हालांकि विकास कार्य बराबर रहे और कार्य काफ़ी हुआ है। चैम्बर्स का निर्माण हुआ और अन्य सुविधाएं भी मुहैया हुई, लेकिन अभी कार्य बहुत अधूरे हैं। अभी फौजदारी की कोर्ट एक अति आवश्यक है, क्योंकि तहसील बना फौजदारी कोर्ट की अधूरी है। उसका भी प्रयास किया जाएगा कि इस 1 वर्ष में फौजदारी की कोर्ट यहाँ पर स्थापित कराने का कार्य मुझे करना है। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष इनकी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आप भी जानते हैं कि भगवानपुर तहसील का निर्माण की बात सुरेंद्र राकेश जी मेरे पति मंत्री सुरेंद्र राकेश जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, इसका निर्माण किया गया था। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार का बैठे हैं वो काम कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने प्रयास किया और हमारे प्रयासों से उस समय तत्कालीन अध्यक्ष अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ मेरे पास आए। उनकी परेशानियों को मैंने समझ कर यहाँ पर रजिस्ट्रार का कार्यालय बनवाया और प्रयास जारी है मेरा। और निश्चित रूप से इस आशा विश्वास के साथ जैसे ये चुनाव हुआ है, एक जिम्मेदारी मिलती है। और इसी के साथ ही अपनों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।